फाइन स्टूडेंट, देखो तो आज क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 3 टॉपिक के ऊपर 433 टू 435। देखो पहला जो टॉपिक है वो प्योरली इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो ज़्यादा अटेंटिव रहोगे तुम लोग। हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 ट्रिलियन का हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यदि $4 ट्रिलियन का आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है तो ये बहुत बड़ा तरक्की है भारत के लिए। और भारत का जहाँ तक सवाल है जीडीपी का, तो भारत का जीडीपी जानते हो $3.5 ट्रिलियन, और अभी कह सकते हो कि 3.5 टू 4 ट्रिलियन के बीच रेंज में होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और इस बार यदि Q2 का तुम देखोगे जीडीपी ग्रोथ, जानते हो 4 क्वार्टर होता है, 3 मंथ का। यदि मैं सेकेंड क्वार्टर का बात कर रहा हूँ तो मैं जुलाई से लेकर सितंबर तक का बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर जून तक, 3 मंथ। तो ये जो आंकड़ा स्टूडेंट बढ़िया सुनना, इसमें जो ज्ञान जो अर्जित करोगे ये बहुत ही खूबसूरत ज्ञान होगा। इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखो विषय ये नहीं है, देखो जीडीपी का टोटल क्वार्टर जोड़ के एक साल फाइनेंशियल ईयर जोड़ के देखा जाता है, मगर फिर भी एडिटोरियल्स में एक क्वार्टर का दिखाया जा रहा है, सेकेंड क्वार्टर के बारे में तुमको बताया जाएगा। ये एक बहाना है, एक्चुअल में हमें इकोनॉमिक्स का बहुत सारा टर्म समझना है, इसलिए ये दिया गया है। आंकड़ा क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, समझे। देखो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, तो हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और यदि $4 ट्रिलियन का हुआ तो ये क्या पॉजिटिव संकेत है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, नंबर 1 पॉइंट। अब देखो इस बार जो ग्रोथ हुआ है सेकेंड क्वार्टर में वो 7.6% से ग्रोथ हुआ है, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। आरबीआई तो बोल रही थी कि वही 7 से नीचे जाएगा, 6.5 और 7 के बीच में जाएगा, मगर आरबीआई जो अनुमान लगाई थी उससे भी उधर जाके उससे भी बेटर होकर परफॉर्म किया है हमारे इकोनॉमी ने, तो विच इज़ गुड Q2 के लिए। हाँ, होल ईयर का भी वेट करना पड़ेगा हमें, समझ गए ना, इसको पढ़ेंगे। 434 देखो COP28 हुआ है दुबई में, जानते हो है ना। लॉस एंड डैमेज फंड कितना दिन से चल रहा है ना ये चीज़, कि COP27 में ये बोला गया था ना कि नेक्स्ट ईयर हम लेके उठाएंगे इस विषय को, तो COP28 में बोला गया और पॉजिटिव मोमेंटम मिला है इस बार। अब बहुत सारे कंट्री लोग बोलेंगे कि हम इतना हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, मगर वहीं पे तुमको यूएस का नजर आएगा, यूएस बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए, और ये वॉलेंट्री है। प्रॉब्लम ये है, जानते यूएनएफसीसी कब आया था, रियो समिट में आया था, 92 में आया था कि नहीं आया था। तो आखिर ये जो COP28 यूएनएफसीसी का ही तुम्हारा है, वो उसी का हिस्सा है वो, समझे। तो वही बोला कि लॉस एंड डैमेज फंड तो ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, बट जो रियल सेंस में जो लॉस हो रहा है लोग का बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उसके लिए जो रकम होना चाहिए, उसके लिए जो फंड होना चाहिए, वो अभी भी बहुत कम है, और बहुत लंबा समय लगेगा उस चीज़ को कंपनसेट करने में, समझ गए। विषय ये है। तीसरा विषय देखो, अच्छा पाकिस्तान में कितना बड़ा ह्यूमन रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया। अब देखो इसलिए बोलते हैं ना पाकिस्तान हिपोक्रेट है, डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। जब रसा अटैक किया था अफगानिस्तान में तो सब लोग यहाँ दौड़ के आए थे, तो बढ़िया शरण दे दिया उसको, और इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, एपिसोड हुए थे, तो उस समय दे दिया गया। और अभी देखो जैसे ही तुम्हारा कन्फ्लिक्ट हुआ दुरंद लाइन को लेके, दुरंद लाइन जानते हो ना, जो बाउंड्री है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जो हमारे क्या वो हमारे गवर्नर जनरल ही जो इंडिया के थे, लॉर्ड करजनी ने दुरंद लाइन को किया था, बनाया था, इफ़ आई एम करेक्ट, जाके हिस्ट्री देख लेना। हाँ, तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर अभी क्या हुआ अचानक कि बोला कि जितने भी जो अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं अफगानी लोग हैं, वो सब इलीगल है, सब गलत तरीके से देश में रह रहा है, बहुत मास डिपोर्टेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग को भेजा जा रहा है। तो ये अपने आप में मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। ये अलग बात है कि मीडिया अटेंशन इसको नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट रिफ्यूजी क्राइसिस है वर्ल्ड के लिए। बताओ, एक टाइम तुम उसको होली वॉरियर्स कहते थे, ये जितने भी अफगान लोग थे जो आए थे, आपने शरण दिया, उसको आप होली वॉरियर्स बोल रहे थे। होली वॉरियर्स का मतलब क्या है, जो कॉज के लिए लड़ रहा है, डिवाइन वॉरियर्स, भगवान का भेजा हुआ दूत, होली वॉरियर्स का मतलब ये हुआ।
और अब उसी आदमी को तुम ड्रग पेडलर्स कह रहे हो, ड्रग्स बेचने वाला आदमी बोल रहे हो, समझे? और उसी आदमी को आप टेररिस्ट बोल रहे हो। तो ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड ही नहीं हुआ जी, कि आवश्यकता के हिसाब से आप टिप्पणी कर रहे हो, आवश्यकता के हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो। तो पाकिस्तान गलत कर रहा है, समझ गए ना? यदि मैं तुम लोग को प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट के हिसाब से ही बोलूँ तो गलत है। भले ही उस रेफ्यूजी कन्वेंशन का वो सिग्नेचर नहीं किया हो पाकिस्तान ने, मैं एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है, ये पहले भी जिक्र हो चुका है इस क्लास में, 1.5 साल 2 साल पहले भी जिक्र हो चुका था, जब रोहिंग्या का जब इशू हुआ था, समझे? तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे इस एडिटोरियल्स में। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 433, इसमें थोड़ा चौकन्ना ज़्यादा रहना, समझने का प्रयास करना, आराम से बताएंगे टॉपिक को। 433 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, देखो, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि 2 आर्टिकल को कंबाइन किया गया है, समझ गए ना? चलो बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आराम समझो, इकोनॉमिक्स का एक एक चीज़ को पकड़ो और समझने का प्रयास करो। दिखेगा बहुत छोटा एडिटोरियल ये तुमको, ऐसा नहीं है। बढ़िया सुनना, हो सकता है कॉपी में लिखना है तो कॉपी में भी लिखना, जरूर लिखना। आई विल बी वेरी स्लो। देखो इस बार जो सेकेंड क्वार्टर में हमारा सेकेंड क्वार्टर में कितना ग्रोथ हुआ, 7.6% का ग्रोथ हुआ है, जबकि आरबीआई ने एस्टिमेट किया था कि सेकेंड क्वार्टर में 6.5% होगा। तो ठीक है, आरबीआई जितना प्रिडिक्शन की थी उससे बेटर हुआ है हमारा, ये हमारे लिए अच्छी बात है ना स्टूडेंट। और हम ये जानते हैं कि अभी रिसेंट में एक आंकड़ा आया था जहाँ पे हमें ये बताया गया कि रूरल एरियाज़ में अभी भी सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स इंगेज है तो एग्रीकल्चर है। पहले एग्रीकल्चर में 43% था, वो बढ़ के 46 हो गया। और जो सेकंड जो सेक्टर है जो सबसे डोमिनेंट है, चाहे रूरल एरियाज़ में हो चाहे तुम्हारा अर्बन एरियाज़ में, वो कंस्ट्रक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और हम मैन्युफैक्चरिंग का भी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग रिसेंट टाइम में थोड़ा सा घटा है, 0.5% है ना। जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ इस कंट्री में नरसिम्हा राव के टाइम में, तब से लेके अभी तक 15 और 16% ही कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नहीं, ये हम लोग को पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर 2 में कितना इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू क्वार्टर 1, क्योंकि ये क्या होगा, कंपेरिजन है ना, कि क्वार्टर 1 में कितना हुआ या फिर ठीक 1 साल पहले क्या हुआ था। ये 2023 और 24 का रिपोर्ट क्वार्टर 2 का, इससे पहले क्या था 22 और 23 में, उसके कंपैरिजन में कितना % ग्रोथ किया है, समझ गए ना। तो देखो अब देखो तुम देखो, स्पेशली रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई एग्रीकल्चर से हटना चाहता है, एग्रीकल्चर से निकलना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही है। कहोगे क्यों, क्या रीज़न है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उतना ज़्यादा आपको स्किल नहीं चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात है इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। अब मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत स्किल चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग का है कितना, बताओ ना हमको। रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग है कितना तगड़ा, बेस भी तो बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए तुमको ये कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ दिखेगा इसमें, समझे। और मैन्युफैक्चरिंग भी एज ए ओवरऑल ग्रोथ दिखेगा तुमको। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल पिछले बार तो घटा था, उसके कंपेयर में जो बढ़ा है वो वाला बात है। देखो यहाँ पे कि लगभग 14% से मैन्युफैक्चरिंग 14% से बढ़ा है। मतलब पहले कुछ और था, पहले मान लो कि 100 था तो 114 हुआ है। ओवरऑल जीडीपी में देखोगे तो बाबू बच्चे लोग 15 से 16% ही कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का। इसको गलत तरीके से नहीं समझ लेना है, एक एक चीज़ देखो, समझो बात को। कितना प्रतिशत से बढ़ा है तुम्हारा? 14% से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है एज कम्पेयर टू ओल्ड डेटा। और कितना हुआ है कंट्रीब्यूशन? 7.15 लाख करोड़, समझ गए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 13% से बढ़ा है। कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? 3 लाख करोड़, समझ गए ना। और कंस्ट्रक्शन हम जानते हैं, नहीं जान रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन हम। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेजिंग, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, यानी सरकार का जो है वो 11% तुम्हारा बढ़ा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, समझे। और टोटल बने कितना हुआ? 14 लाख करोड़ का। ये क्वार्टर 2 का ये आपका आंकड़ा आया है। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, अब इस पे तुमको बहुत ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। कंसंट्रेशन खराब है तो नहीं समझ पाओगे।
मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, जरा जानना चाहेंगे तुम लोग से, क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन? बताओ आलोक, तुम बताओ, व्हाट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन? हाँ, जो मार्केट से पैसा लेता है उसको बोलते हैं। तुम बताओ सुनील। वही, ऐसा कुछ नहीं है, मन घड़ंत कहानी नहीं बताना है इकोनॉमिक्स में। तुम बोलो, कुछ नहीं है ऐसा, बोलो तुमको क्या पता रहेगा, नहीं पता है मार्केट कैप। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, कौन सा कंपनी का है? हाँ, एप्पल का है। एक टाइम में एप्पल का है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था भारत के जीडीपी के बराबर था। मार्केट सुनो अच्छे से, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो शेयर है, यानी कि आप एक तो आप लिस्टेड कंपनी हो, शेयर मार्केट में जिसका लग सकता है, यू आर एलिजिबल इन द शेयर मार्केट, और आपका कितना शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है। जैसे मान लो कि लेट से हम एक कंपनी है, एक्स कंपनी है, और हमारे पास 10 शेयर है, तो एक शेयर का दाम लेट से 100 रुपया, तो 10 शेयर का दाम, लेट से हमारे पास 10 शेयर है, एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो 10 शेयर का दाम कितना हुआ, जीरो कर दो, 1000 रुपया, तो 1000 हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। समझे? जितने भी लिस्टेड कंपनीज होते हैं, लिस्टेड जिसको शेयर मार्केट में तुम लगा सकते हो, और जो आपका नंबर ऑफ शेयर लिखो, नंबर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर। और कौन सा हम शेयर का बात कर रहे हैं, कौन सा कंपनी का बात कर रहे हैं, वो कंपनी जो कि शेयर मार्केट में इंगेज हो सकता है, शेयर मार्केट में रह सकता है, दैट ऑल आर कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज, उसको उसी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी का रेगुलेशन आया था ना कि 25% आपका क्या होना चाहिए, पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए, पब्लिक के लिए स्पेस होना चाहिए। आज एथिक्स में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना क्या चीज है? अब देखो, अब फिर बात को समझो, तो इतना खुशी होने वाला बात क्या है कि भारत का 4 ट्रिलियन का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो यहाँ पे, 4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ भारत का, यही ना न्यूज़ है हमारे लिए, यही ना न्यूज़ है। इस न्यूज़ का मतलब क्या हुआ, यानी कि भारत का जो कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, जो शेयर मार्केट में पट्टी चलता है, उसका ऊपर नीचे सेंसेस उठता है, तो जितने भी कंपनीज है, जितना भी उसका शेयर है, शेयर नंबर ऑफ शेयर इनटू इस शेयर का दाम कितना है, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो $4 ट्रिलियन का आ गया है। बहुत बड़ा बात है, समझे? बहुत बड़ी बात है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, शेयर लोग खरीद रहा है, तभी तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, दूसरे शब्द से समझोगे तो। हाँ, सारा लिस्टेड कंपनीज है, ऑल लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनी नहीं हो सकता, प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सकता है, सब लिस्टेड कंपनीज होना चाहिए। समझ गए ना? सब लिस्टेड कंपनीज होना चाहिए। दूसरी बात समझो, इसका रिलेशन जीडीपी के साथ क्या है बच्चे लोग? देखो रेशियो, देखो हमारा जीडीपी कितना है, $3.5 ट्रिलियन का समझो अभी, है ना? 3.5 से लेके तुम्हारा 4 के बीच में, तो अभी फॉर कैलकुलेशन से हम बोले कि $3.5 ट्रिलियन का हम, तो जीडीपी को नीचे रखो, डिनोमिनेटर में रखो जीडीपी को, $3.5 ट्रिलियन नीचे रखो, और ऊपर तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो, 4 ट्रिलियन। यही तुम डिवाइड करोगे तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 3.5, 1 से ज़्यादा होगा, और इंटू 100 करो तो परसेंटेज कितना होगा, 100% प्लस होगा। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रेशियो है वो 100 से ऊपर है। और ये जो चीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स 1996 में ही करके बैठ चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी, वो 100% कब क्रॉस हो गया, 1996 में ही क्रॉस हो गया। अभी तुमको पता है यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, $45 ट्रिलियन। अभी तो 200% है उसका चल रहा है। आज जीडीपी कितना है, $25 ट्रिलियन। देखो लम सम 150 से लेकर 200% के बीच में है। इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स रूल करता है। एप्पल है, गूगल है, क्या नहीं है उसके पास, माइक्रोसॉफ्ट है। तो देखता है कितना बड़ा पट्टी लगता है इसका। समझ में आया? अब बोलो कि इसका फायदा क्या हुआ। देखो इसका फायदा, एडवांटेज क्या होगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में कि इतना आपका जितने भी लिस्टेड कंपनी है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ आपका। टीसीएस का जानते हो ना, इंडिया में टीसीएस का नंबर 2nd है, 2nd रैंक पे आता है टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन में, बहुत बड़ा है उसका। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट
तो इसका फ़ायदा क्या है, जितने भी, फिर से मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, लिस्टेड कंपनीज का ही होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो अनलिस्टेड कंपनीज है, सोचो, जो अनलिस्टेड कंपनीज है वो भी चाहेगा कि जब सब फायदा उठा रहा है तो हम भी फायदा उठाएं, हम अनलिस्टेड से लिस्टेड बने। तो उसमें और डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि लिस्टेड बनने के लिए आपको यू हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ सेबी। आपका सेबी का रेगुलेशन फॉलो करना होगा, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेगुलेशन फॉलो करना होगा, फॉर्मल होना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, तब तुम्हारा अनलिस्टेड भी लिस्टेड बन जाएगा और सब कोई बनना चाहेगा भी। क्यों? अरे भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत का बहुत ज़्यादा है, जो अनलिस्टेड है वो लिस्टेड बन जाए तो उसको भी बहुत फायदा होगा। तो एक मोमेंटम शिफ्ट होगा ये, और अनलिस्टेड वाला भी लिस्टेड बनेगा। जब अनलिस्टेड वाला भी लिस्टेड बनेगा तो उसको भी फायदा होगा, एट द सेम टाइम पूरा इकोनॉमी को फायदा होगा। क्यों? मार्केट कैपिटलाइजेशन और बढ़ जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना? यही चीज़ बताया है एकदम अलग भाषा में, समझे? देखो यहाँ पे क्या हुआ, 29 नवंबर को हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो उसका वैल्यूएशन कितना हो गया, $4 ट्रिलियन का। स्टॉक मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन दूसरे शब्द में कहा जाए। और इंडिया चौथा कंट्री बना है दुनिया का स्टूडेंट, जिसका तुम्हारा एज ए परसेंटेज के टर्म में देखोगे, नीचे परसेंटेज लिख दोगे, रेशियो के टर्म में देखोगे तो 100% हमने क्रॉस कर लिया ना स्टूडेंट। 4 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 100 कर दो, 100% क्रॉस कर चुके हैं, है ना? हाँ, 100% क्रॉस कर चुके हैं, ये बोल रहा हूँ मैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जीडीपी जो अभी निकाले हैं, ये एक्चुअली किस काम में आता है कि वैल्यूएशन को देखने के काम में आता है। और जब 100% क्रॉस कर गया, इसका मतलब डीप इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी कंट्री में, इकोनॉमिक ट्रांसफर कर रहा है, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंट है, घबराने वाली बात नहीं, आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक पैरामीटर है ये देखने के लिए। अब इससे क्या होगा, देखो, द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द रेशियो, जिस तरह ये चेंज हुआ है, 100% आया है, वॉज इन्फ्लुएंस मेनली बाय शिफ्ट इन प्रॉफिट इन मेजर इकोनॉमीज टू कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देखो, इसलिए हुआ कि जो स्टॉक एक्सचेंज है आपका लिस्टेड कंपनी, वो बहुत अच्छा उसका शेयर बिक रहा है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा बिक रहा है, उस पर जो होता है अमाउंट ऑफ शेयर वो भी बढ़ रहा है। अब इसको देखते देखते अनलिस्टेड कंपनी भी इसी बोर्ड में आना चाहेगा। देखो फायदा है, यानी कि रिलायंस का जो शेयर होगा उसका वैल्यू बढ़ गया, समझे? वो बढ़ जाता है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टूडेंट, देखो जो कि बहुत ही खास कंट्री रहा है, डायनेमिक टेक्नोलॉजी सेक्टर दुनिया का, जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स जाना आता है, फेसबुक, गूगल, सब चीज़ तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। 1996 में ही ये चीज़ अचीव कर चुका था 100% से ऊपर, ठीक है? रेशियो ये तो बहुत पहले ही हो गया था। अब यहाँ देखो ये लिखा गया ना, द रेशियो अबव 100%, यदि 100% से ज़्यादा रेशियो हो तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बहुत ही बेटर है आपकी कंट्री का, और बेटर है तो फ्यूचर ग्रोथ होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि डीप इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक संकेत है भारत के लिए। एंड थैंक्स टू आवर मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो जो है आपका, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय जीडीपी का जो रेशियो है वो 100% ज़्यादा हुआ है, बेटर पॉजिटिव साइंस है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ। देखो भारत में जानते हो ना, भारत का स्थिति अर्जेंटीना ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं? पिछले क्लास में बताए थे ना तुम लोग को स्टूडेंट, अर्जेंटीना में क्या स्थिति, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया वहाँ पे, जान रहे हो ना? उसका वैल्यू कितना घट गया, अब तो एक्सेप्ट कर लिया शायद $, हाँ, इतना बुरा स्थिति हुआ। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखो बहुत दुरुस्त है, बहुत तगड़ा है। देखो कॉर्पोरेट टैक्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा हुआ है, 20% ज़्यादा बढ़ा है पहले कंपैरिजन में। नंबर 1 परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जानते हो ना पीएमआई? पीएमआई का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड देन सर्विस सेक्टर वो कितना ग्रोथ कर रहा है। 50% से अधिक हो पीएमआई, इसका मतलब एक्सपांसन हो रहा है। अभी लगभग 57% के आसपास है, 57-58% के आसपास है। देखो तो पीएमआई भी मैन्युफैक्चरिंग का 58% है, बहुत अच्छी बात है। और लगभग 14% से तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड हुआ ना, अभी जैसे बताए थे 14% मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है, पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। क्यों? अब देखो पीएमआई कैसे होता है, पीएमआई कैसे चेक किया जाता है? पीएमआई के लिए ना ऑफिशियल लोग प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग हाउस में जाते हैं, ठीक है, कंपनी में जाते हैं, पूछते हैं कि इन्वेंट्री कितना है आपका, कितना डिमांड आया आपका, कहाँ कहाँ सप्लाई हुआ, उसे पता चल जाता है। जैसे मान लो कि एक कोई कंपनी को बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर मिला है कि इतना इतना बना दीजिएगा सामान, इसका मतलब क्या, उसका डिमांड है उस सामान का, वहीं से पता चल जाता है आंकड़ा से, और उस हिसाब से डिसाइड होता है पीएमआई। पीएमआई 50% से ऊपर है
तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। पीएमआई यदि 50% नीचे है, जैसे देखो एग्जांपल कोविड के टाइम में पहला लॉकडाउन, कोविड के टाइम में पीएमआई नीचे चला गया था, दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए, समझे। देखो यहाँ पे, और देखो सरकार जो रेवेन्यू कमा रही है तो उसमें जीएसटी टैक्स बहुत ज़्यादा श्रेय है जीएसटी का भी। जीएसटी कलेक्शन देखो कितना तगड़ा हुआ है ना। जीएसटी देखो वो भी बोला गया है रोबस्ट है, बहुत अच्छा खासा है। और उसके बाद देखो चौथा नंबर देखो जुलाई सितंबर, ये जो क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में कैपेक्स भी तो बहुत तगड़ा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस बार टोटल बजट देख लो ना बच्चे लोग, 23 से लेकर 24 तक भारत सरकार ने कितना बोला कि 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, और उसमें तो 2.5 लाख करोड़ तो रेलवे को दे दिया गया। तब जानते हो रेलवे का अपना ही प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग रेशियो बहुत कम है, तो बजट से ही सपोर्ट मिलता है उसको, नहीं। तो देखो इस क्वार्टर में तुम देखो कैपेक्स देखो, तुम्हारा सेंट्रल 26% से ज़्यादा बढ़ाया है, और 18 स्टेट तुम्हारा 40% ज़्यादा बढ़ाते। इसका मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दे रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ, समझे। हाँ, इसमें देखो वही, इसलिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अहेड ऑफ जीडीपी ये भी बढ़ा है तुम्हारा, लगभग 35% से चल रहा है। बढ़िया बात, इन्वेस्टमेंट जो करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर सब, वो भी बहुत अच्छा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बात समझे। एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट के देखो आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं हम लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए करते हैं कि जितना हम बना देंगे जगह सब, पोर्ट बना देंगे, हाईवे बना देंगे, रेलवे बना देंगे, तो क्राउड इन होगा, प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे। जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो बहुत तरह का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, मार्केट इकोनॉमी बनेगा, समझ गए ना। आगे देखो, 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिसेंट टाइम, 2 देखो चेंजेस लाया गया। एक तो देखो फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ध्यान ज़्यादा, जैसे पिछले साल 2022 और 23 उसमें 7.5 लाख करोड़ खर्च किया गया था, उसे कंपेयर में देखो 25% बढ़ा दिया गया इस बार, और उससे पहले भी देखो तो कम था। तो ये 2-3 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया, वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे देखो, सरकार ने बहुत ज़्यादा ही काम किया देखो। और स्टेट से भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द 2023 और 24, यानी कि ये 6 महीना में स्टेट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लगभग 47% से ग्रोथ हुआ है। दूसरी बात है कि हाउस होल्ड सेविंग, अच्छा अब इसको समझना पड़ेगा तुमको, बहुत खूबसूरती समझना होगा। अभी जानते हो कि बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता कम हो गया ना पहले कंपेयर में, ये हम जानते हैं। आदमी का जो हैबिट है वो चेंज हो रहा है, डिपॉजिट करने का हैबिट चेंज हो रहा है। अब आदमी ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है, म्यूचुअल फंड सब में लगा रहा है। अब आदमी वो गोल्ड वोल्ड में ज़्यादा नहीं लगा रहा है, या फिर पैसा जमा नहीं कर रहा, क्योंकि पैसा जमा करेगा तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना म्यूचुअल फंड में आएगा। हाँ, तो ठीक है, बैंक में पैसा कम जमा हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, बैंक में जब जमा नहीं हो रहा है तो एक आदमी का हैबिट चेंज हो रहा है, आदमी का एक कैरेक्टर चेंज हो रहा है। और आदमी क्या है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट हो, उस तरफ लगाया जा रहा है। वही डेब्ट और इक्विटी मार्केट जानते हो, देखो वहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर बीइंग कंप्लीमेंटेड बाय चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग, यानी कि हाउस होल्ड सेविंग में जो चेंजेस है वहाँ से भी हम समझ सकते। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक में जमा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बैंक में जमा नहीं हो रहा है, दूसरी दिशा में जमा हो रहा है। देखो वहाँ पे म्यूचुअल फंड देखो कितना ये बढ़ा है, 2.5 टाइम बढ़ा है पहले कंपेयर में, समझे। और ये जो 4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 7.6% का जो ग्रोथ है सेकंड क्वार्टर में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत बेहतरीन है, सॉलिड बेस है। बिना सॉलिड बेस का बन ही नहीं सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फॉरेक्स कितना है, क्या फॉरेक्स इंपोर्ट कवर कर सकता है आपका, बात समझे। और बहुत बेटर है, हमारा पब्लिक डेब्ट कितना है, 85 to 90% है, उतना ठीक है, हमारे पास फॉरेक्स है, हमारा जितना इन्फ्लेशन हमारा अंडर कंट्रोल है, तो इन्फ्लेशन का कोई टेंशन ही नहीं है हमारे कंट्री में, तो ये पॉजिटिव संकेत है। हाँ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव मैं तो बहुत सारा बता सकता हूँ नेगेटिव तुम लोग को। अब नेगेटिव देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कितना साल हो गया, नहीं इकोनॉमिक 20-25 साल हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, और अभी भी बाबू मैन्युफैक्चरिंग में हम 15 से लेकर 16% ही झुके हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में और बढ़ रहा है, यदि जॉब भी मिल रहा है तो महिलाओं को जॉब मिल रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला मिल रहा है, ये भी तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम ही ना है जी, चाहे भले लिखे हो या ना लिखा हो, और दूसरा विषय है आपका, बात समझ गए ना, ये सब प्रॉब्लम है। दूसरी बात देखो, इस बार इस क्वार्टर में ना प्राइवेट कंजम्पशन कम हुआ है, दैट्स ऑल्सो साइन ऑफ वरी।
और जानते हो ना, ये कंजम्पशन ही है बाबू जो इंडिया का जीडीपी को चलाता है। कंजम्पशन कम हो गया इस बार, देखो प्राइवेट कंजम्पशन तुम्हारा ग्रोथ बहुत कम हुआ है, 3.1 से हुआ, बाकी देखो ग्रोथ कितना तगड़ा हुआ। तो प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है। हाँ, तो प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है तो इसका एक रीजन ये भी है इनइक्विटी इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एसेट। और जानते हो जो रिपोर्ट आया था हाल फिलहाल का, जो रिपोर्ट आया था ऑक्सफैम का, उसमें बोला गया ना कि गिनी कोएफिशिएंट बहुत बड़ा है, रईस आदमी और रईस होते चले गए। और देखो ना, हर सेक्टर में तुम्हारा मोनोपोली ओलिगोपोली शुरू हो गया है। टेलीकॉम देखो, एयरलाइंस देखो, तो जब मोनोपोली टेंडेंसी आ जाता है किसी भी सेक्टर में तो पैसा तो एक ही बार जाएगा फिर गरीब लोग का, तो वो भी एक समस्या है। अच्छा, अमीर आदमी का पैसा बढ़ते चला जा रहा है। एमजी नरेगा क्या हुआ, एमजी नरेगा वर्कर से क्या हुआ? अभी भी एमजी नरेगा वर्कर डिमांड करे कि हमको काम चाहिए। इसका मतलब क्या है? सच में आपका काम मतलब प्रोडक्टिव काम तो भारत में बचा ही नहीं है। अब अभी भी गड्ढा खोदेगा क्या आज़ादी के 75 साल बाद? चलो कोविड-19 में चलो दूसरा विषय था, अभी भी तुम यदि हैंडसम जॉब नहीं दोगे, डिग्निफाइड जॉब नहीं दोगे तो तुम कर क्या रहे हो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारे इकोनॉमी पे, समझे? वही चीज़ बताया गया। और देखो ना क्या हुआ, एग्रीकल्चर अभी भी प्रीडोमिनेंट है तुम्हारा रूरल एरियाज में, और बढ़ा है, बढ़ा है 43% से 46% हुआ है। बात समझो, कोई अच्छा साइन नहीं है, ये सब नेगेटिव चीज़ है, समझे? कॉर्पोरेट वाइज देखो, कॉर्पोरेट यानी कि जो आदमी जो टॉप मैनेजमेंट पे है उसको पैसा बहुत मिलता है, जो बेचारे नीचे लेवल पे उसको कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ये सब तुम्हारा नेगेटिव साइड ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 434 जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदू पेपर में आया था 30 नवंबर को। तो मामला देखो। अच्छा, क्या ये लॉस एंड डैमेज ऑफ फंड है, क्या न्यू कॉन्सेप्ट है? ये न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पहले ही कॉन्सेप्ट आया था ये। एक याद करो, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी था, मगर ग्रीन क्लाइमेट फंड पे कोई डेवलप कंट्री कोई अच्छा काम नहीं किया है। UNFCCC ये कब आया? रियो के बाद आया, रियो समिट के बाद आया, 1992 के बाद आया। और उसमें ये बात था स्टूडेंट कि रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को है, नहीं मगर डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि डेवलप कंट्री ज़्यादा जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो वो ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करे एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। इसलिए डेवलपिंग कंट्री को हमेशा एक राहत मिलता है कि ठीक है, आप फेज आउट बाद में करना, हम कर देते हैं, आप कार्बन मार्केट चलाओ, हम खरीद लेंगे, एंड सो ऑन। सही बात है ना? यही चल रहा है इस तरह। अभी तुम लोग जानते हो स्टूडेंट कि पेरिस एग्रीमेंट में भी बात हुआ एडेप्टेशन और मिटिगेशन को लेके, नहीं तो कहाँ कुछ हुआ। अब तुम खुद देखो कि मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन अभी भी सब ज़रा पैसा मिटिगेशन के लिए आता है। मिटिगेशन मतलब ग्रीन हाउस गैस को कम करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना होगा, दैट्स कॉल्ड मिटिगेशन। एडाप्टेशन मतलब क्या? क्लाइमेट चेंज तो न्यू नॉर्मल है, ये तो हमको फेस करना ही है, तो कैसे अपने आप को एडॉप्ट करें, कैसा घर बनाए। जैसे देखते हो ना, जो सी वाटर है वो इंग्रेस हो जाता है, वो लैंड के अंदर आ जाता है। जब सी वाटर लैंड के अंदर आ जाएगा तो सोइल तो खत्म ही हो जाएगा, सोइल का फर्टिलिटी बर्बाद हो जाएगा यदि नमक आ जाए तो ऊपर। तो कैसे उस चीज़ को एडॉप्ट करें, कैसे वॉल बनाएं, कैसे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि हम उस चीज़ को एडॉप्ट कर सकें क्लाइमेट चेंज को, दैट्स कॉल्ड एडॉप्टेशन। इसी को बोलते हैं एडॉप्टेशन, बात समझे? और जितने भी रकम आ रहे हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं, सब मिटिगेशन के लिए आ रहा है, एडॉप्टेशन के। इसलिए तो डेवलप कंट्री यही रो रहा है कि भाई एडॉप्टेशन के लिए पैसा दीजिए। आज जो दुनिया में इतना बड़ा त्रासदी है, स्पेशली जो छोटे छोटे आइलैंड है, जानते हो तुम लोग, किरिबाटी हो गया, तुवालू वाला हो गया एक, और मार्शल आइलैंड, ऐसे बहुत छोटे छोटे कंट्री है, मालदीव, स्वयं मालदीव छोटा है। तो ये सबसे बड़ा सफरर है, कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अभी डेवलप कंट्रीज को, डेवलप कंट्री लॉस एंड डैमेज फंड से ना बचना चाहता है। वो इसलिए बचना चाहता है कि मान लो कि एक कोई कंट्री पूरा बर्बाद हो गया, उसका आधा या पूरा जगह ही डूब गया, खत्म हो गया, तो एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल है कि कितना $1 ट्रिलियन का खर्च हुआ होगा। इसलिए डेवलप कंट्री उतना नहीं कहोगे प्रोएक्टिव है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। अभी मैं थोड़ी देर में तुम लोग को आंकड़ा दिखाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स का भी कितना कम रकम दिया है, जापान ने भी बहुत कम रकम दिया है। उससे बढ़िया तो यूरोपियन यूनियन ने सहयोग किया है, उससे बढ़िया तो तुम्हारा दूसरा कंट्री ने सहयोग, जर्मनी ने सपोर्ट किया है। ये समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। मगर देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी था एक कॉन्सेप्ट, 2008 के आसपास आया था, समझे ना? जाके तुमको चेक करना पड़ेगा, हालांकि इसका विषय नहीं है, मगर इस विषय को समझना है तो पीछे का बहुत सारा चीज़ समझना पड़ेगा तुमको। मगर वो अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया।
हाँ बोला गया था ना $100 बिलियन डेवलप कंट्री के द्वारा आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा, वो सब बात धरा का धरा रह गया। आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा, टॉक द वर्क करना पड़ेगा ना। आप जो बोले हो उसके हिसाब से वो काम करना पड़ेगा, मगर कोई कभी नहीं होता है। इस बार भी देखो G20 में भी बात हुआ क्लाइमेट चेंज को लेके, मोदी जी मुखर होकर बात किए थे कि नहीं किए थे, बताओ, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे समझो अब क्या है, तो एडेप्टेशन हो गया, एडेप्टेशन के लिए बहुत कम फंड आ रहा है, हाँ मिटिगेशन के लिए फंड ठीक ठाक आ रहा है। एंड ये तुम्हारा लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड मतलब जहाँ जहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ वहाँ कितने लॉस हुए तो आपको कंपनसेट करना होगा। और तुम खुद बताओ, जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है वो ज़्यादा त्रासदीम होगा, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा यहाँ से। और अभी अरेंजमेंट आया था ना कि वर्ल्ड बैंक को बना दो कुछ साल के लिए, वर्ल्ड बैंक इंटरिम पीरियड के लिए, मैं डेवलपिंग कंट्री फिर हल्ला किया कि वर्ल्ड बैंक को बना दोगे तो फिर वेस्टर्न वाला जो कंट्री का है वो पूरा चंगुल में आ जाएगा। वो ऐसे भी वर्ल्ड बैंक IMF पूरा डेवलप कंट्री या वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से चलता है। तो बोला ठीक है, ये इंटरिम अरेंजमेंट है, अभी वर्ल्ड बैंक देखेगा, हमारा हेड क्वार्टर वर्ल्ड बैंक में ही होगा, मगर सेपरेट तरीके से भी काम किया जाएगा, डोंट वरी, वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ये आश्वासन दिया गया है, समझे। तो आप देखो यहाँ पे मामला क्या है, COP28, हाँ तो मेंबर कंट्री अग्री हुई है कि ठीक है लॉस एंड डैमेज फंड हम बना रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज से जो कंट्री बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस किया है उसको हम कंपनसेट करेंगे, ठीक है। अभी बेस कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में है, बट इसका इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर होगा, बात समझ गए ना। ये इंटरिम पीरियड के लिए कुछ वक्त के लिए वर्ल्ड बैंक को हैंड ओवर किया गया है, जैसे वो टाइम खत्म हो जाएगा वर्ल्ड बैंक से वो निकल जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हल्ला कर रहा है यहाँ पे, और हल्ला करना भी एक बहुत स्वाभाविक बात है, नहीं तो जानते हो फिर उधर वाशिंगटन कंसेंसस वाला वो चीज़ आ जाएगा, उधर फिर शर्त लगाना शुरू कर देगा ये लोग। वर्ल्ड बैंक IMF जानते हो ना किस तरह काम करता है। कमिटमेंट देखो, लगभग कमिटमेंट कितना $430 मिलियन का ऑलरेडी दे चुका है बहुत सारा कंट्री सब, और बहुत सारा $बिलियन तो अभी भी आना बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से लॉस और डैमेज उस हिसाब से बाबू ये तो उठ के मुंह में जीरा हो गया एक तरह से। $430 मिलियन है, कुछ नहीं है, ये रिक्वायर $बिलियंस जिस हिसाब से त्रासदी हुआ है, समझे। आगे देखो, द हिस्ट्री एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड, तो देख लो पिछले साल देखो COP27 में डिसाइड हुआ था ना इजिप्ट में, बात करेंगे। और इसका यदि जेनेसिस देखोगे तो 3 डिकेड्स ओल्ड है भाई, वही 1992, समझे ना, वो वाला है तुम्हारा। अभी वर्ल्ड बैंक तुम्हारा लगभग 4 साल तक इंटरिम पीरियड, वही 4 साल के लिए होस्ट करेगा, हाँ। बट ये जो काम देखो ये इंपॉर्टेंट है, होस्ट करेगा, मगर जो फंक्शनिंग है वो UNFCCC के हिसाब से और पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जानते हो कि एक लैंडमार्क तुम्हारा जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, है ना स्टूडेंट, और UNFCCC जानते हो वो फ्रेमवर्क बनाता है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज को लेके। तो ये दोनों के प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना चाहिए इस फंड को, समझ गए। और हाँ, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है जो एलिजिबल है बिल्कुल वो शामिल हो सकते हैं, और वो फंड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेमेंट वॉलंटरी, जितना आपको देना है आपके ऊपर है, कोई आपको जिद नहीं करेगा कि इतना इतना ही देना है आपको, समझ गए ना। और इस पर देखो एंड सर्टन परसेंट है, कुछ पैसा जो भी जमा होगा वो पैसा कुछ अलग कर दिया जाएगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, क्योंकि बेचारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में यही सब कंट्रीज है। देखो ना क्लाइमेट चेंज होगा, सब जरा ये आइलैंड कंट्री को नहीं असर पड़ेगा। तो हाँ, मैं सबसे बड़ी बात, इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ ऑफन, कितना बार बार पैसा आएगा, कितना मतलब आज पैसा दिए फिर नेक्स्ट टाइम पैसा कब आएगा, इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई COP28 में बात नहीं हुआ है। तो क्रिटिक्स लोग वही बोले कि भाई रिप्लेनिश का बात ही क्यों नहीं है यहाँ पे, कब फिर पैसा आएगा, ये बात चर्चा क्यों नहीं की है अभी तक। अब तुम खुद देखो बाबू कितना बड़ा आंकड़ा है कैलकुलेशन लॉस एंड डैमेज का, कि 2022 में कहा गया कि कम से कम लॉस एंड डैमेज जो वर्ल्ड में जो हुआ होगा $1.1 ट्रिलियन का होगा। समझता है 1.1 ट्रिलियन कितना बड़ा रकम है, समझे। और देखो जो बहुत सारा गरीब कंट्री है, बहुत सारा डेवलपिंग कंट्री है, वो कम से कम क्लाइमेट चेंज को लेके 8% से लेके 10% अपना GDP को खोया है। एंड इट इज़ अ करेक्ट फॉर इंडिया ऑल्सो। आज क्लाइमेट चेंज के वजह से हमको ठीक से मानसून टाइम पे नहीं आया तो GDP का कितना नुकसान हुआ हमारा। तो कहीं पे बाबू फ्लड आ गया, एक्स्ट्रा पानी आ गया, तो पैसा नहीं जाएगा क्या उसको ठीक करने में। तो लगभग डेवलपिंग कंट्री और जो सबसे गरीब कंट्री है उसका देखो लगभग 8 से लेकर 10% GDP का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यू नॉर्मल क्लाइमेट चेंज। तो बहुत नुकसान हो रहा है।
आगे देखो ऑन द फर्स्ट डे कमिटमेंट देखो, कमिटमेंट कितना का हुआ, $430 मिलियन का हुआ पहला दिन। हाँ ये वेलकम मूव है, वेलकम मूव है। इतना भी हो रहा बाबू, ये लोग कंजूस है, जेब से पैसा ही नहीं निकलता ये लोग का। और इधर देखो थोड़ा सा मुंडी इधर लेके आओ, तुम लोग को जो बोले थे कि मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, मिटिगेशन में भी जा रहा है तो बाबू ग्रांट के फॉर्म में नहीं जा रहा है, लोन के फॉर्म में जा रहा है। दिक्कत ये है, ज़्यादातर ग्रांट के फॉर्म में जाना चाहिए था, लोन फिर डेप्ट में रह जाएगा फिर। तो एक तो पहले ही प्रॉब्लम है ये फूड को लेके, अब तुम फिर गरीब कंट्री को तुमने पैसा दिया और तुम बोला ग्रांट नहीं लोन देंगे, तो ज़्यादातर ग्रांट होना चाहिए था। दो तीन प्रॉब्लम है देखो, एक तो लोन नहीं होना चाहिए था, ग्रांट मतलब फ्री में, समझे, ग्रांट का मतलब समझता है ना, फ्री में। और दूसरी बात है कि जा रहा है सब मिटिगेशन के लिए, एडाप्टेशन तो नहीं जा रहा, प्रॉब्लम ये भी है। देखो तो कमिटमेंट ठीक है, $430 मिलियन का आया है तुम्हारा। बहुत सारे कंट्री देखो, होस्ट कंट्री देखो, यूएई कितना दिया, 100 मिलियन कमिटमेंट, ठीक है, अच्छा है ना। जर्मनी भी उतना ही दिया। यूनाइटेड स्टेट देखो बाबू, ये देखो यूनाइटेड स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा रिच कंट्री, देखो कंजूस देखो $17 मिलियन। यूके देखो उससे बढ़िया है, $50 मिलियन दिया। जापान देखो वो कम दिया है बहुत ज़्यादा, 10 मिलियन, समझे। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का दिखता है तुमको बहुत कुछ। अफगानिस्तान में इससे ज़्यादा खर्च कर देता है, अभी तो हट गया वहाँ से। इजराइल में इससे ज़्यादा भेजता है पैसा वो। तो मुझे नहीं आता है तुम लोगों को कितना ये लोग है। यूरोपियन यूनियन देखो एज अ होल, जर्मनी छोड़ के एज अ होल बोला कि हम $145 मिलियन करेंगे। भाई ये ठीक है, ये ग्रुप यूरोपियन यूनियन ठीक है, इसका अपना ही प्रोटोकॉल्स होता है। कई बार तो यूएस से भी वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है इसका। ये एथिकल वैल्यूज़ को ज़्यादा बेटर फॉलो करता है। अभी गंदगी बचाने के बाद नहीं जानते, यूरोप का बहुत गंदा हिस्ट्री है, जो पूरा दुनिया को रौंदा है, यूरोपीय रौंदा है। बोलते हैं ना कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वही बात है इसका। भाई मैं हज को चली ना कम से कम। कई लोग तो बाबू 100 चूहा खा के फिर चूहा खाने के लिए जाता है, उससे तो बेटर है कि हज पे चलो। मस्त कहावत है नहीं, देखो यहाँ पे देखो तो ठीक है, एग्रीमेंट ठीक है, स्टार्ट अच्छा हुआ, पॉजिटिव स्टार्ट है, गुड मोमेंटम है, नहीं इतना तो कम से कम आया है। तो क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स ही रहेंगे, वो तो अपना व्यू पॉइंट देंगे। और वो सटीक व्यू पॉइंट दिए है कि रिच कंट्री देखो वर्ल्ड बैंक के थ्रू करवाएगा बाबू, वर्ल्ड बैंक को मोहरा रख रहा है। और वर्ल्ड बैंक में कब तुम्हारा वेस्टर्न कंट्रीज अपना डिक्टम लगाना शुरू कर दे, यू नेवर नो। नंबर 1 प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि इससे पहले हम क्लाइमेट फंड सब देख चुके हैं, उसमें तुरंत डायल्यूशन हो गया, समझे। अभी तक क्लाइमेट फंड में जितना बोला था कि हम देंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड में कुछ नहीं दिया है। क्या भरोसा इसका भी ये हाल हो जाए। और रिप्लेसमेंट साइकिल का बात तो किया ही नहीं कि कब फिर से सेकंड दिया जाएगा। ये सब ड्रॉबैक्स सब है, समझ गए ना। खत्म। आगे देखो, ये देख लो यार, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज एथिक्स पेपर में भी मुद्दा आएगा, रिफ्यूजी क्राइसिस। देखो 435 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन डाल देंगे, उसमें भी ये चीज़ है, बढ़िया से देख लेना। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ठीक है। ये आया था तुम्हारा 26 नवंबर को। तो देखो मामला क्या है, फ्रेंड टर्न फो। क्या होता है, दोस्त दुश्मन बन गए। किशोर कुमार का गाना सुना है, बताओ तो कौन सा गाना था। हाँ वो भी है, दुश्मन ना करे, मन में वही गा रहा था ना, बहुत सुंदर गाना है ना। बिल्कुल, पाकिस्तान का भी वही हालत है। देखो अभी यहाँ पे, अब बताओ क्या हुआ। जैसे ही तालिबान आया अफगानिस्तान में, तो बहुत सारे रिफ्यूजी भाग के आए यहाँ शरण लेने के लिए। अरे तालिबान से तो खतरा तो वो लोगों में ही है ना, करेगा क्या, और खतरा भी है ये लोग है ना खतरा से खतरा है, नहीं वर्ड देखते हो, वर्ड में कितना पावर है। अब देखो हुआ क्या। अच्छा ये देखो, पाकिस्तान में टेररिस्ट कितना ज़्यादा हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ ना अभी रिसेंट टाइम में, बहुत बड़ा। इसका सबसे बड़ा रीजन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट जो कि अभी जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ही हमला हो रहा है पाकिस्तान में। और इसका जो मेन ब्रांच है वो अफगानिस्तान में है, समझे। ये जो TTP जो तुमको दिख रहा होगा सेकंड लाइन में ब्रैकेट में, इसी को बोलते तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसका आउटफिट है, यानी कि उसका एक हिस्सा है। मेन ब्रांच कहाँ पे, अफगानिस्तान में। जब तालिबान को बोला गया कि TTP पे कंट्रोल करिए ना, तो बाबू उसका रवैया कुछ और है। देखो सुनो बाबू, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअली में।
ये लोग को जितना उल्लू सीधा करना था तो टेररिज्म तो पाला शुरू में आईसीस लोग ने है, यही तुम्हारा जो वहाँ का जो खुफिया एजेंसी है मिलिट्री सब पाकिस्तान का, अब पाल के इंडिया को अटैक करवाया कि नहीं करवाया, कश्मीर में अटैक करवाया कि नहीं करवाया, अब खुद अटैक हो रहा है उसका। इसलिए यदि गलत आदमी को पालोगे तो बाबू भुगतोगे, वही सब भुगत रहा है ये, और कुछ नहीं। समझ गए? तो देखो यहाँ पे अब जो पाकिस्तान का जो 20 साल का जो प्रयास है तालिबान को सपोर्ट करने का, उसी का सामना कर रहा है बाबू। अब देखो ना क्या हुआ कि एक तरफ यूएस से भी हाथ मिला लिया कि हम ठीक है टेररिज्म को हटाने में हम आपका सहयोग करेंगे, एक तरफ ओसामा बिन लादेन को घर भी दे दिया था कि रहो बढ़िया शांति से तुम। ये डूबियस पाकिस्तान है, डबल स्टैंडर्ड। बाद में पाकिस्तान मिला कि नहीं मिला, पाकिस्तान को सोल पे ही मिला था, ओसामा बिन लादेन को वहीं ना मिला जी। हाँ, तो आफ्टर तालिबान टेकिंग पावर, जैसे तालिबान आया पावर में, उसके बाद देखो क्या क्या हुआ है, दुरंत लाइन देखो। उसके बाद अब इसको लगा, पाकिस्तान को लगा कि भाई अब तालिबान को बोलेंगे कि दुरंत लाइन हमारा बाउंड्री है, मान जाएगा, तो माना ही नहीं। तालिबान लोग बोला दुरंत लाइन नहीं है, हमारा अंदर वाला हिस्सा अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो अनाही तरीके तालिबान पाकिस्तान पे कंट्रोल हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान तो बोला कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे लोग बहुत सारे मर रहे हैं। देखो ना कितना मस्जिद में अटैक हुआ रिसेंट टाइम में वहाँ पे। ये सबसे बड़ा ये बाबू अभी सबसे ये जो है टीटीपी सबसे मेन रीजन है वहाँ पे अटैक होने का। देखो वही एज पर पाकिस्तान, देखो टीटीपी हैड अ सेफ हेवन्स इन पाकिस्तान, वही अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि मेन ब्रांच तो अफगानिस्तान में ये वहीं से लॉन्च कर रहा है, काश तालिबान हमको मदद कर देता। तालिबान यहाँ दुरंत लाइन पे तैयार नहीं है। और दूसरी बात है कि ये टीटीपी भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, बोला कि कंट्रोल नहीं कर रहा, जाओ अपना जो अफगान का जो रिफ्यूजी लेकर आए थे, जिसको हम होली वाले बोले थे, भगाओ ले जाओ अपना घर में। ये भी रिटेलिएशन कर रहा है। मगर बाबू रिटेलिएशन भले ही तुम करो, मगर तुम्हारा डूबियस मीन भी तो दिख गया, डबल स्टैंडर्ड भी साफ साफ दिख गया। तुम्हारा जब स्वार्थ पूरा करना था तो तुमने कर लिया। अब ये तालिबान तुम लोग को दे रहा है, छेड़खानी कर रहा है तुमसे। अफगान रिफ्यूजीज हैड शॉट सेंचुरी इन पाक, बताओ कितना लंबा समय से रह रहा। तुमको पता है कई ऐसे भी अफगान लोग हैं वहाँ पे जिसने अफगानिस्तान को कभी देखा ही नहीं। कई लोग तो बाबू 70s में आया है, 80s में आया है, कई लोग जो 80 में आया होगा, अभी 2023 चल रहा है, कितना साल हुआ, तो 40 साल 50 साल, कई लोग तो देखा ही नहीं अफगानिस्तान का। अब ऐसे लोग जा रहे हैं। और जो महिला लोग जो जिसको वापस किया जा रहा है, महिला लोग का क्या हालत है अफगानिस्तान में पता नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहा है वो जगह को। तो देखो यहाँ पे जब सोवियत इन्वेजन हुआ 1979 में, देखते रहना, तो उसके बाद बहुत संघर्ष चला। अब मुजाहिदीन वाला कॉन्सेप्ट अभी ना आया था जी। अब मुजाहिदीन वाला कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाने वाला और कोई नहीं, पाकिस्तान है सपोर्ट करने वाला। तो जब सोवियत यूएसएसआर का अटैक हुआ अफगानिस्तान में, तो तालिबान देखो पावर, फिर संघर्ष चला। तालिबान 1996 में आया और सिमिलरली फिर 2021 में भी आया, उसके बीच में तुम्हारा यूएसए आ गया था, यू नो डैट ना। तो इस बीच में यानी कि चाहे वो 1979 के बाद हो, चाहे 1996 के बाद हो, चाहे 2001 के बाद हो, सब अफगान रिफ्यूजी सब पाकिस्तान में आके शरण ले लिए। लगभग देखो बाबू एस्टिमेट के हिसाब से, ऑफिशियल आंकड़ा बोल रहा हूँ, 40 लाख, कम से कम 40 लाख अफगानी भाई लोग रहते हैं पाकिस्तान में, 40 लाख, समझे। और उसमें से सरकार का जो आया है कि उसमें से 40 लाख में 17 लाख आदमी क्या है अनडॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, यानी कि वो इलीगल माइग्रेंट है, समझे। और 1.4 मिलियन ही, यानी कि मात्र तुम्हारा 14 लाख आदमी, 14 लाख आदमी ही, तो 17 लाख आदमी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और 14 लाख आदमी के पास कुछ कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट सब हैं। तो आप देखो ये पाकिस्तान में देखो, फर्स्ट देखोगे जनवरी से लेकर अभी तक जो 6 महीना का पीरियड देखोगे तो 80% लगभग टेरर इंसिडेंट बढ़ा है। तो अब ब्लेम पाकिस्तान हमेशा ब्लेम टीटीपी को ही देता है। आज जब तालिबान को बोलता है कि कंट्रोल करिए, तो तालिबान बाबू अपना ही गाना गा रहा है वो, इसलिए खुन्नस हो गया इसको। दिस वर्ल्ड बिकम वन ऑफ द वर्स्ट फोर्स माइग्रेशन। देखो ये जो है दिस वुड, हाँ, ये जिस हिसाब से पाकिस्तान भगा रहा है 17 लाख लोग का, 17 लाख आबादी होता है, बहुत बड़ा आबादी होता है। 1 लाख आदमी यहाँ जुट जाए तो बहुत हालत खराब हो जाएगा। 17 लाख आदमी को घर से बेघर किया जा रहा है। ये एक अभी रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। ठीक है, ग्लोबल अटेंशन उतना नहीं गया है, नहीं उतना नहीं गया जितना जाना चाहिए था। जब देखो वहाँ पे म्यांमार में जब रोहिंग्या इशू हुआ तो कितना पूरा सेंट्रल लाइट में आ गया था, नहीं
कि रोहिंग्या को भगाया, रोहिंग्या को भगाया। इंडिया में भी कितना बवाल मचा जानते हो, यहाँ देखो उसे बड़ा त्रासदी है ये। यदि सच में इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि सच में 17 लाख आदमी को भेज दिया गया अफगानिस्तान में, तो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होगा, एक बहुत बड़ा फोर्स माइग्रेशन होगा तुम्हारे रिसेंट टाइम में, बस समझे। अब बेचारा लोग देखो, ये 17 जो लाख आदमी को जो भेजा जा रहा है, बेचारा यहीं पे जन्मा है, पाकिस्तान में रहा है, इसको तो अफगानिस्तान कभी गया ही नहीं है, लोग अफगानिस्तान का मुंह देखा ही नहीं है। हाँ, कितने देखो, एंड मैनी ऑफ द चिल्ड्रन डोंट, इन्हें कई लोग तो वो पश्तो और डैडी को भी वहाँ का लैंग्वेज होंगे जो वहाँ का कुछ नहीं जानते हैं ये लोग सब, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट हो गए पाकिस्तान में आके। गर्ल्स है जो यंग वुमेन है, बताओ उसको भेज दोगे वो ऐसा कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन ही बंद है, तो क्या करेंगे फिर? बाद में एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा इन लोग का, ट्रैफिकिंग हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा इन लोग के अगेंस्ट। तो गलत ना है जी। मैनी ऑफ दिस रिफ्यूजीज हैव बीन फोर्स्ड टू सेल देयर, बताओ यही होता है युद्ध के टाइम में, नहीं जब भगाया। देखो कैसे कश्मीर में हमारे हिंदू भाई लोग अपना ज़मीन छोड़ छोड़ के कम कम दाम में बेच कर भागे थे, या फिर कई जगह पे तो बेचे भी नहीं थे, ले लिया, लूट लिया। वही हो रहा है यहाँ पे भी, कम कम दाम में अपना सब कुछ बेच कर भाग रहा है। जैसे युगांडा में हुआ था हमारा, है ना, एक जो यमीन जो किया था, अटैक किया था, हमारे इंडियंस लोग, एशियन लोग छोड़ कर भागे थे। हाँ, युगांडा ही था ना, बिल्कुल। तो स्थिति बहुत बुरा है। अब देखो, अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान कर रहा है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ठीक है? तो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, इंटरनेशनल लॉ बहुत तरह का होता है, एक कस्टमरी लॉ भी होता है। कस्टमरी लॉ का मतलब लिखा नहीं गया, बट अंडरस्टूड है, यू हैव टू फॉलो दिस। एग्जाम्पल देखो, पाकिस्तान ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया, भारत ने भी नहीं किया है। 1967 का प्रोटोकॉल साइन नहीं किया, भारत ने भी नहीं किया। ये रिफ्यूजी को लेकर है, यानी कि रिफ्यूजी को लेकर स्टैंड इंडिया और पाकिस्तान का सेम है। तो इसमें ये लिखा है, भले ही तुमने रिफ्यूजी कन्वेंशन तुमने साइन नहीं किया, चलो ठीक है, भले ही तुमने प्रोटोकॉल 1967 का जो रिफ्यूजी से रिलेटेड है वो भी तुमने साइन नहीं किया, वो भी ठीक है, मत तुमको फिर भी नॉन रिफॉल्वमेंट तो तुमको अपनाना ही पड़ेगा। नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल है, वो कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ का मतलब क्या है? जो लिखा नहीं गया लॉ, जो अंडरस्टूड है कि यू हैव टू फॉलो। अच्छा, सब चीज़ लिखा रहता है थोड़ी, बहुत सारा चीज़ फॉलो होता है। नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट? बढ़िया सुनो, ये 2-3 साल पहले भी बहुत न्यूज़ में रहा था जब रोहिंग्या इशू हुआ था। नॉन रिफॉल्वमेंट प्रोसेस प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी आपके कंट्री में आया शरण लेने के लिए, और यदि आप उसको भेज रहे हो अपने कंट्री में और उस कंट्री में उसको उसके जान का खतरा है, तो आप नहीं भेज सकते हो। सिमिलर सिचुएशन है कि नहीं है यहाँ पे? सिमिलर सिचुएशन है कि नहीं है? यदि इन लोग को, महिला लोग को भेज दिया जाए, जो 17 लाख में बहुत सारी महिला होंगी ना, बच्चे होंगे ना, यदि उन लोग को भेज दिया जाए तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ना, हो सकता है इसका प्रोसिक्यूशन हो जाए, हो सकता है ये लोग को मार दे, हो सकता है ट्रैफिकिंग कर दे, वायलेंस कर दे, तो जान का खतरा तो है ये लोग पे। तो इसलिए कस्टमरी लॉ के हिसाब से बिल्कुल भी पाकिस्तान को नहीं भेजना चाहिए, वही बात कहा गया है वहाँ पे। बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी देखो, ठीक है ना, हैव प्रिसाइज्ड ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, बोल रहा है कि देखो ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। हाँ, ये डिजास्टर है तो बाबू हमास में कौन सा डिजास्टर है? फिर हमास में भी तो उतना ही है। जानते हो हमास को लेकर यूनाइटेड नेशन कुछ चला ही नहीं। त्रासदी केवल पाकिस्तान में नहीं ना, त्रासदी तो मिडल ईस्ट में भी हो ही रहा है, देख रहे हो ना। इसी को बोलते कलयुग आना। वंश कलयुग भी है क्या बाबू? हर समय दंगा फसाद हो रहा है, यूनाइटेड नेशन टूथलेस हो गया। कल ने बताए थे, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं रहा, नाम के लिए भूसा भूसा बेकार हो गया, वो लीग ऑफ नेशन के बराबर हो गया, वो कोई काम का नहीं है। अब देखो लास्ट पेज, कभी होली वॉरियर्स हुआ करता था अफगान के भाई लोग, और अभी टेररिस्ट बन गया, ड्रग्स पेडलर्स बन गया ये लोग। देख रहे हैं हिपोक्रेसी। हाँ, मुजाहिदीन को तो बाबू ये लोग क्या बोला था, होली वॉरियर्स, ठीक है। यही लोग यूएसएसआर को भगाएगा, उस समय यूएस का भी फुल सपोर्ट था। तो देखो उस समय पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ किया इसके लिए, सपोर्ट किया मुजाहिदीन को। अभी देखो ये लोग को टेररिस्ट बोल रहा है, ड्रग पेडलर बोल रहा है, क्रिमिनल बोल रहा है, समझे, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी अफगानिस्तान। इवन इफ पाकिस्तान, यदि मान लो कि पाकिस्तान भगा दिया ये 17 लाख आदमी को, तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि बेचारे लोग के लिए सेफर एरिया है, सॉरी, तो क्या, सॉरी, यदि ये लोग भगा दिया, मान लो कि अफगान लोग चला गया वहाँ पे, तो क्या उसके बाद भी पाकिस्तान बच पाएगा? क्या बोलोगे? फिर टेररिस्ट अटैक हो जाए, क्योंकि बेस तो बन चुका है, बेस तो बन चुका है, मिला हुआ है, पूरा उसका कब्जा लिया है। लैंड में कहाँ कहाँ नहीं रह रहा होगा, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हो रहा होगा। अरे भाई तुम ही ट्रेनिंग दिया था इसको, अब तुम्हारे विरोध काम कर रहा है और कुछ नहीं। दैट्स इट, कंप्लीट।